हिमाचल की बेटी विद्या नेगी ने जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण, सामाजिक बराबरी जैसी ज्वलंत मुद्दों को उठाया, उसके बाद उन्हें आपको वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2018 से नवाजा गया। 24 Vidya Negi from Kulu, Himachal Pradesh. She is a social activist focusing on women rights and safety. 21 साल की उम्र, पंचायत प्रधान बनने का ये फैसला कैसे लिया? जो पुराने बड़े बड़े लोग थे तो वो सारे दूर हो गए। उनको लगा कि नहीं नहीं नहीं, छोटी लड़की को तो प्रधान नहीं हो सकती। संगठन में भी लगभग मैं 30 सालों से ऊपर से मैं संगठन में काम कर रही हूँ, बिना किसी इच्छा, बिना किसी स्वार्थ के। अगर कोई महिला बाहर निकलती है और वो कुछ हासिल करती है तो सबसे पहले उसको पीछे खींचने के लिए हाथ शुरू हो जाते हैं। आपने राहुल गांधी से ऐसी कौन सी बात की मुख्यमंत्री को लेकर वो काफी चर्चा में रही? उन्होंने कहा कि आपने, एक फोटोग्राफर सामने था कि ये इधर आओ, एक फोटो लो, अच्छे से फोटो लो भाई। और उन्होंने मेरे साथ फोटो लिया कि आपने बहुत सही जवाब दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का काम करने का स्टाइल क्या है जो आम जनता को नहीं पता अभी तक? हमें एक ग्रास रूट से निकले हुए इंसान को मुख्यमंत्री के रूप में न दी। प्राकृतिक आपदा के वक्त केंद्र सरकार से भी लगभग 1500 करोड़ का बजट जो है वो हिमाचल प्रदेश को दिया गया। कुछ भी नहीं आया है। तो वादा किया गया था 1500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजने के लिए। उस पर बीजेपी काफ़ी हमलावर रहती है कांग्रेस पर कि वो वादा तो किया था लेकिन हकीकत में ज़मीनी तौर पर हर जगह तक नहीं पहुंच पाया। आपने सुना होगा कि 15 लाख का दिया जाएगा, ब्लैक मनी वापस लाया जाएगा। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। हर एक के खाते में 15-15 लाख आएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सवाल करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ऐसा नहीं बोला, लेकिन हमारे पास तो वीडियो अवेलेबल है। 32 साल से ज़्यादा लगभग हो चुका है आपको कांग्रेस संगठन के साथ काम करते हुए। पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में क्या डिफरेंस आप मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस आज की नहीं है, कांग्रेस का एक इतिहास है और वो जिसका इतिहास है उसका वर्तमान भी होता है, उसका भविष्य भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका इतिहास तो नहीं है, दादा तो नहीं है, लेकिन सीधा मैं हूँ। कौन है वो लोग? अगर हिमाचल की मैं बात करूँ तो महिलाओं के लिए ऐसे कौन से बड़े बदलाव हैं जो आप अभी करवाना चाहते हैं, जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में है? 96 में हमारा ये महिला आयोग का जो एक्ट अधिनियम बना था, उसके बाद से इसमें कभी कोई काम नहीं किया है। तो उसमें अब अमेंडमेंट, अभी मैं अमेंडमेंट के लिए हम लोगों ने कुछ, हमने रिकमेंडेशन भी सरकार के लिए निकाली। कंगना रनौत के 1947 की आज़ादी भीख थी। आज़ादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आज़ादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जो आज़ादी मिली है वो 2014 में उस वाले मिली। बयान को लेकर आपने FIR की मांग की थी। क्योंकि मैं उन्हें अपने जवाब के लायक नहीं समझती। बिंदल जी कह रहे हैं कि मरने दो सालियों को, तो कैसा सम्मान है महिलाओं का? किस तरह का उनका सम्मान है? मैं जानती हूँ कि उनके घर में ही एक मामला, उनके जो बड़े भाई हैं राम कुमार बिंदल जी भी के ऐसे मामले में फंसे हैं जिसमें एक लड़की के साथ उन्होंने दुराचार किया है। एक सोशल मीडिया यूजर ने एक टिप्पणी की है, आरोप लगाया कि हमने सरकारी खर्चे से महिला आयोग की अध्यक्ष को विदेश भेजा। भाई, अगर तुम सच में किसी बाप की औलाद हो तो RTI लगा लो। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ियों में अक्सर नदियां अपना रास्ता खुद बनाती है और कुछ लोग भी। महज 21 साल की उम्र, जब ज़्यादातर युवा ये तलाश रहे होते हैं कि उनका भविष्य किस ओर जाना है, उन्हें अपने करियर में क्या करना है, उस उम्र में एक युवा महिला ने गांव की राजनीति में कदम रखा और पंचायत प्रधान बनकर सबसे कम उम्र के प्रधान बनने का खिताब भी अपने नाम किया। पंचायत प्रधान से शुरू हुआ ये सफ़र कांग्रेस संगठन में लगभग 3 दशक से ज़्यादा की सक्रिय राजनीति करने तक पहुंचा और उसके बाद फिर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनकर हजारों महिलाओं की आवाज़ बनने की जिम्मेदारी तक पहुंचा। आज मैं बात कर रही हूँ हमारे एक खास मेहमान की। आज के हमारे स्पेशल पॉडकास्ट विद दीपा राणा के स्पेशल एपिसोड में आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो बात करती हैं महिला अधिकारों की, न्याय की, सुरक्षा की, सशक्तिकरण की
और जब बात महिला सशक्तिकरण की होती है तो उनके बेबाक बोल से वो सुर्खियों में आ जाती है। आज की हमारी गेस्ट हैं, वेलकम है महिला आयोग की अध्यक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेत्री विद्या नेगी जी का। नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ शिमला तक मेरे लिए आए। तो कई सारी बातें आज हम करेंगे आपके राजनीतिक सफ़र पर भी, आपके पास जो जिम्मेदारी है उसे लेकर भी, और किस तरीके से आगे की राजनीति में विद्या नेगी जी का क्या कुछ भविष्य रहना है, उन सब मुद्दों पर। सबसे पहला सवाल, आज की उम्र में जिसे जेनजी कहते हैं, आपकी वो उम्र थी जब 21 साल की उम्र, पंचायत प्रधान बनने का ये फैसला कैसे लिया? देखिए उस दौरान लिटरेसी मिशन बहुत काम कर रहा था और मैं भी उस दौरान इसी उम्र में थी, तो एक जोश भी था अंदर कि हमें भी कुछ करके दिखाना। महिलाएं जो गांव में पढ़ती थी अक्षर सैनिक होते थे, तो मैं भी उस अभियान में शामिल हुई और उस अभियान में शामिल होने के बाद मैंने ये देखा कि जो महिलाएं पढ़ना चाहती थी लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि किताब में क्या लिखा है, तो जैसे ही उन्होंने वो पढ़ना सीखा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा लगता था कि अंधेरा है लेकिन अब ऐसा लगता है कि रोशनी है। अब हम कोई किताब देखते हैं तो हमें पता है कि इसके अंदर क्या है, तो वो सुनना अपने आप में बहुत ही सुखद था। इसके साथ साथ ही हमारा जो एरिया है, जो मेरा गांव, मेरी पंचायत है, वहाँ पे महिला मंडल, युवक मंडल ऐसे ज़्यादा नहीं थे, 1 या 2 ही थे लगभग। तो वहाँ पे हमने हर गांव में महिला मंडल, युवक मंडल को ऑर्गेनाइज़ किया, बनाया, रजिस्टर्ड किया, उन लोगों को तैयार किया कि किस तरह से सामाजिक मुद्दों पर हमें काम करना चाहिए, हमारे गांव में किस तरह के मुद्दे हैं। तो इस तरह से युवाओं के उस जो यूथ था उस वक्त, चाहे महिलाएं थी या पुरुष थे, तो सबके बीच में ये काम करते उनको ऑर्गेनाइज कर पाए। जी। उनको लगा कि जब 73rd अमेंडमेंट आया, हालांकि मैं बहुत छोटी थी, होता क्या है अमूमन जब सबको पता चले कि अरे ये तो इस जो आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज में दिया जा रहा है, जो राजीव गांधी जी की एक सपना था, एक सोच थी, और ये 73rd अमेंडमेंट में इसको साकार किया गया। तो उसमें हमारी पंचायत जो महिला रिजर्व हो गई, तो तब तक तो सबको ये लगता था कि मैं बहुत काम करती हूँ, बहुत एनर्जेटिक भी हूँ, लोगों को ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो जैसे ही महिला रिजर्व हुई तो जो पुराने बड़े बड़े लोग थे तो वो सारे दूर हो गए। उनको लगा कि नहीं नहीं नहीं, छोटी लड़की को तो प्रधान नहीं हो सकती, हमें जो हमारे वर्चस्व में रहे हमें उनको बनाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने उन्हीं लोगों को चुना। लेकिन जो यूथ था, जो हमने ऑर्गेनाइज किया था, जो हमने महिलाएं जोड़ी थी, उन सब ने ये कहा कि नहीं, आपको ये चुनाव लड़ना है, चाहे कोई ये जो सीनियर हमारे बुजुर्ग लोग हैं ये कहें या ना कहें, लेकिन आपको ये चुनाव लड़ना है। तो फिर मुझे लगा कि ये चुनाव मुझे लड़ना चाहिए, तो ये चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीत भी गई। राजनीति में महिलाओं को टिकट मिल जाती है, वो जीत भी जाती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत मैं बताऊं अगर आपको, जहां मैंने देखा कई जगहों पर, जीतने के बाद महिला सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है और मंच पर, भाषण में, सदन की मीटिंग्स में नजर आते हैं तो पति। आपकी सही बात है ये कि जो एक पीपी करके है, दिया गया है नाम प्रधान पति। लेकिन आज जो समय आया, आज जो देखा गया, सरकार ने इस पर काफ़ी सख्त कदम भी उठाए हैं कि कहीं अगर इस तरह की कोई हरकत आपको दिखती है कि जहां महिला प्रधान को रिप्रेजेंट करना और पुरुष कर रहा, तो उसकी वीडियोग्राफी भी उसकी शिकायत की जाए तो हिमाचल में हाँ जी, इसमें प्रॉपर सजा भी हो सकती है, प्रावधान है, मतलब इस पे काफ़ी सख्ती की गई है कि अगर हिमाचल में ऐसा ऐसा प्रावधान चल है। रहा है। हाँ जी, तो फिर ये तो अब इससे क्या होगा कि कम से कम महिला को मौका मिला है प्रतिनिधित्व करने का, उसे अवसर तो दो कि वो कुछ कर सके, उसे अपने पैरों पे खड़ा होने तो दो। लेकिन हिमाचल में अब ऐसी स्थिति लगभग ना के बराबर है, बहुत कम जगह पे शायद ऐसा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि महिलाएं जिनके पूर्व में पति प्रधान रहे हैं, उनसे वो राय लेती हैं, पूछती हैं, लेकिन उनसे आज्ञा नहीं लेती। ये वाली स्थिति अब हिमाचल में बहुत कम रह गई। बिल्कुल, राय लेना और आज्ञा लेना बहुत टोटली डिफरेंट है। आपको नहीं लगता कि हिमाचल के साथ साथ बाकी प्रदेशों में भी ये प्रावधान आना चाहिए?
मुझे लगता है कि ये शायद शुरू हो गया है सब जगह के लिए कि महिलाएं अपने आप में वो सक्षम और अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सकें। ये सब जगह प्रयास किए जा रहे हैं। पहले एक छोटी सी उम्र में प्रधान बने, फिर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, आपको इतना बड़ा पद दिया गया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने सोचा था कि महिलाओं के लिए इतने बड़े लेवल पर आकर आपको आवाज़ उठानी है महिलाओं की? पहले से कहीं ये सोच थी? देखिए, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बनना, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये बनना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये बनना है या मुझे वो बनना है। लेकिन ये ज़रूर था कि समाज में मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, उससे मैं अपने मुँह को ना मोड़ूँ। तो अपने गाँव, अपने जो एरिया है आस-पास का, अपने ज़िला में, यहाँ तक कि हिमाचल लेवल पे राइट वेस्ट एक्टिविटी पे मैंने लगभग 13 साल काम किया है। हुँ, तो इन 13 सालों में जो अनुभव मेरे पास आए उसमें हम बहुत से एज़ ए ह्यूमन राइट डिफेंडर महिलाओं के लिए हमने काम किया है। महिलाओं के लगभग 200-300 से ऊपर ऐसे हुँ, मामले हैं जो डोमेस्टिक हुँ, वायलेंस के भी थे हुँ, या आपसी जो पारिवारिक कुछ मुद्दे होते हैं जी, शादीशुदा लोगों के, उस तरह के भी थे, पड़ोसी। तो काफ़ी सुलझाए भी हैं, कुछ तलाक तक भी गए हैं। लेकिन वो एक अनुभव था, तो मुझे लगता था कि हमें महिलाओं के लिए, उनके रिसोर्सेज़ के लिए, हुँ, उनकी सशक्तिकरण में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, इन हुँ, तीनों सशक्तिकरण के लिए हमको काम करना चाहिए। राजनीति में मैं एक्टिविज़्म के लिए नहीं हुँ, आई, लेकिन एक्टिविज़्म से राजनीति में आई हूँ। वो एक्टिविज़्म मेरे लिए आज बहुत ही मददगार साबित होता है। तो इसीलिए उस टाइम हम काम करते गए, तो संगठन में भी आई, कांग्रेस पार्टी में भी मैं धीरे-धीरे हुँ, ब्लॉक, जिला, फिर स्टेट, स्टेट से फिर नेशनल लेवल तक मुझे मौका मिला। शायद मैं ईमानदारी से काम करती रही तो मुझे ये मौका मिला। लेकिन जहाँ भी मुझे मौका मिला, यहाँ तक दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश की महिला कांग्रेस की इंचार्ज भी रही हूँ। तो मुझे बहुत से चीज़ों को समझने का अलग-अलग स्तर पर मौका मिला। तो मैंने अलग-अलग परिस्थितियों में महिलाओं की परिस्थितियों को समझा। हिमाचल में कैसा है, दूसरे स्टेट्स में कैसा जी, है, इनके लिए हमको किस तरह से काम हुँ, करना चाहिए, कैसे इन सब चीज़ों को पॉलिसी चेंज तक हुँ, ले जाना चाहिए। तो उस संदर्भ में मैं बहुत समय से काम कर ही रही हुँ, थी। तो आज शायद माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये देखा कि मैं कैपेबल हूँ और इन मुद्दों पे बहुत समय से काम भी कर रही हूँ और संगठन में भी लगभग मैं 30 सालों से ऊपर से मैं संगठन हुँ, में काम कर रही हूँ, जी, बिना किसी इच्छा, बिना किसी स्वार्थ के। तो आज ये मौका मुझे मिला है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि मुझ जैसे एक ग्रास रूट की महिला को, जिसका कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन मैंने खुद संगठन में काम करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी और ये मेरे लिए इनाम भी है और ये मेरे लिए चैलेंज भी है कि मैं यहाँ पर किस तरह से अपने आप को लोगों के सामने साबित करती हूँ और खरा उतरती हूँ। कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज़ को मैं सही तरीके से करूँ। मैदान में जाती है, खासकर विद्या नेगी जैसी महिला, जब बहुत कम उम्र में राजनीति में उतर जाए और बहुत बेबाक बोलती हैं और कई बार टकराव भी होता है, तो फैमिली को डर लगता है कई बार? ऐसा नहीं लगता कि कुछ हो ना जाए, क्यों फालतू के पंगे लेना? हाँ, डर तो लगता है क्योंकि मैं बेबाक लिखती भी हूँ, बेबाक बोलती भी हूँ, लेकिन वो उस स्तर पर जहाँ मुझे लगता है कि ये बोलना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। यहाँ हमें चुप नहीं रहना चाहिए। तो डर तो लगता है क्योंकि ऐसी कई बार चीज़ें हुई भी हैं जिससे ये लगता था कि मेरे लिए खतरा भी हाँ। हो सकती हैं। हुँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने जो मुद्दा आधारित लड़ाई है उसको कभी बंद नहीं किया। उस पे हमेशा लड़ती रही हूँ। तो वही आप एग्ज़ाम्पल देना चाहेंगे बाकी लड़कियों को भी कि कभी पीछे नहीं हटना चाहिए? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि अगर हम पीछे हटते हैं, क्योंकि ये जो समाज है, अगर कोई महिला बाहर निकलती है और वो कुछ हासिल करती है तो सबसे पहले उसको पीछे खींचने के लिए हाथ शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम उस वक़्त डर गए और हम रुक गए, तो हम रुक जाते हैं। और हमारा जो हम कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी में वो हम नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम उस वक़्त नहीं रुकते हैं, हम अपनी हिम्मत को बनाए रखते हैं, हम आगे निकलते हैं, तो एक टाइम के बाद वही समाज आपके साथ खड़ा होता है। हिमाचल की बेटी विद्या नेगी ने जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण, सामाजिक बराबरी जैसी
ज्वलंत मुद्दों को उठाया। उसके बाद उन्हें आपको वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2018 से नवाज़ा गया। उस वक़्त कैसा लगा? वो तो अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव था कि मैंने जो काम किए हैं और अन्य लोगों के साथ मिल के जो काम किए हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, चाहे वो किसी भी दशा में हैं, तो अच्छा लगा कि कहीं न कहीं मुझे उसका रिवार्ड मिला। उससे हुँ। क्या होता है? उससे ये होता है कि उससे हमें और हौसला हौसला मिलता मिलता है, है। हिम्मत मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं, हम कहीं न कहीं समाज में सही दिशा में काम कर रहे हैं। आपने बात की थी, आपने धन्यवाद किया अ, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कि ग्रास रूट की एक युवा नेता को उठाकर उन्होंने इतना बड़ा पद दिया, ज़िम्मेदारी दी ग्रास रूट से ले जाकर। आपने राहुल गांधी की यात्रा के दौरान आप उनके साथ थे, राहुल गांधी जी के साथ। आपने राहुल गांधी से ऐसी कौन-सी बात की मुख्यमंत्री को लेकर, वो काफ़ी चर्चा में रही? देखिए, जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो भारत जोड़ो यात्रा, तो इसमें जाने का मुझे भी बहुत शौक था। हम लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए, हम लोगों ने जूते खरीदे, पूरा जो हमें चाहिए था। लेकिन इसी बीच में हिमाचल में चुनाव भी आ गए थे, तो हुँ। मैं कुछ जैसे कन्याकुमारी से शुरू करने के बाद 1-2 स्टेट के बाद मुझे वापिस आना पड़ा था क्योंकि हिमाचल में चुनाव थे। तो इसके बाद जब चुनाव खत्म होने के बाद हिमाचल में माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बने और उसके बाद मुझे दोबारा मौका मिला जाने का, तो मैंने दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली की इंचार्ज भी थी, तो दिल्ली में जब यात्रा पहुंची तो मैंने वहां ज्वाइन करा। इससे पहले यूपी में भी ज्वाइन करा, हुँ। लेकिन दिल्ली में मुझे राहुल गांधी जी के साथ चलने का मौका मिला। तो जब मैं उनसे मिली तो मैंने उनको धन्यवाद किया। मैंने कहा, राहुल जी आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एक ग्रास रूट से निकली हुई इंसान को मुख्यमंत्री के रूप में न दिया। तो राहुल जी ने थोड़ी देर ऐसे देखा, फिर हालाँकि वो मेरा हाथ पकड़ के चल रहे थे, फिर उन्होंने मुझे ये बोला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ग्रास रूट से क्या मतलब है हुँ। आपका? कैसा ग्रास रूट से लिया? मैंने कहा, सर ग्रास रूट्स का मतलब ये है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो एक आम घर से निकले हुए हुँ। हैं। उन्हें मालूम है कि घर में बिजली ना हो तो कैसी मुसीबत झेलनी पड़ती है। कहीं रोड जाम है, बस नहीं आ रही है, तो कैसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पानी नहीं है घर में तो कैसी मुसीबत का सामना सामना करना पड़ता है। घर में राशन समय से नहीं आ रहा है तो कैसा, विद्यार्थी को स्कूल जाना है लेकिन साधन नहीं है, तो हुँ। क्या करना पड़ता है। फीस नहीं है तो क्या झेलना पड़ता है। और इसके साथ-साथ उन्हें हर एक समाज में जो निचला तबका है, जो गरीब वर्ग है, वो किस तरह की मुसीबतों को झेलता है, क्योंकि वो स्वयं उन चीज़ों को झेल के आए हैं, फ़ील करके आए हैं। बिल्कुल। तो जब भी कोई गरीब आदमी उनके पास जाता है या मिलता है, तो वो अपने उस फ़ील को जो उन्होंने महसूस किया, उस दर्द को महसूस करके सामने वाले की समस्या का समाधान करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। किताबें पढ़ के, और हम समाज सेवा की बात करते हैं, हम बहुत ही बड़े फैमिली से हैं, धनाढ़ हैं हम, लेकिन हमने चीज़ों को देखा ज़रूर है कि वो गरीब है, लेकिन हमने उसको फ़ील नहीं किया। हुँ। तो उन 2 चीज़ों में फ़र्क होता है। हुँ। तो वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं ग्रास रूट के, जिन्होंने हर एक चीज़ को महसूस किया कि किसान जब खेतों में खाद नहीं समय से पहुँचती तो क्या होता है, अनाज पैदा सही तरीके, फसल खराब हो जाती है तो क्या होता है, वो सब चीज़ें उनको मालूम है। तो ये छोटी-सी चर्चा चलते-चलते 20 मिनट उनके साथ हुई, तो उस पे राहुल जी बहुत खुश हुए। 20 मिनट तक यही चर्चा रही हाँ, मतलब इसी कि पे ग्रास लगातार रूट अलग-अलग, वो आपने इसी आपने पे वो बताया। मैं बताती रही, वो हुँ। पूछते रहे, मैं बताती रही, अभी थोड़ा मैं भूल भी गई हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपने, एक फ़ोटोग्राफ़र सामने था कि ए इधर आओ, एक फ़ोटो लो, अच्छे से फ़ोटो लो भई। और उन्होंने मेरे साथ एक फ़ोटो लिया कि आपने बहुत सही जवाब दिया है, मैं यही सुनना चाहता था। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब मुझे मिलेगा, क्योंकि अमूमन लोग ये बोलते हैं कि जी वो एनएसवाई से निकले हैं, वो यूथ से निकले, उन्होंने संगठन में काम किया है, इसको सिर्फ़ ग्रास रूट से तोलते हैं। लेकिन आपने सही जवाब दिया है, ये इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। आपने राहुल गांधी की टीम में भी काम किया। कैसा अनुभव रहा आपका निजी जी? देखिए, दिल्ली में महिला कांग्रेस में मैंने काम किया, तो विभिन्न जगहों पे हमारी जो अध्यक्षा थी नेता डिसूजा जी, वो खुद संगठन से निकली हुई हैं। आज अलका लांबा जी हैं। तो नेता डिसूजा के साथ काम करने का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने ग्राउंड की रियलिटी को, कैसे हमको काम करना, कैसे अपने आप को
संभालते हुए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हमको फील्ड में काम करना है, और संगठन हमारी जो आइडियोलॉजी इसको कैसे आगे बढ़ाना है, लोगों को कैसे जोड़ना, महिलाओं के लिए कैसे काम करना, वो सारी चीज़ें, संगठन कैसे बनता है, हुँ, उसके लिए उन्होंने काफ़ी ग्रास रूट पे काम किया है। तो वो सीखने का मुझे बहुत मौका मिला, और उन्हीं के साथ हमने जैसे उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी भी 2018 में थे, हम लोग भी, मेरे साथ नंदिता हुड्डा जी थे, वो हम दोनों भी उस टाइम ही गए। तो एक बहुत ही बेहतर अनुभव रहा है बड़ी लीडरशिप के साथ काम करने। आपने 20 मिनट चर्चा की राहुल गांधी से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर। आप सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ काम करते नज़र आते हैं, चाहे वो डिज़ास्टर हो, प्राकृतिक आपदाओं से हिमाचल प्रदेश जब जूझ रहा था तब भी आपने उनके साथ काम किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू का काम करने का स्टाइल क्या है, जो आम जनता को नहीं पता अभी तक? मुझे लगता है कि चंद लोग जो उनके अच्छे कामों की वजह से, या जो वो आम जनता से कनेक्ट करते हैं, शायद कुछ लोगों को तकलीफ है, लेकिन आम जनता से वो बहुत ही कनेक्टेड हैं। उन्होंने ऐसी-ऐसी योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे सुख आश्रय योजना है, सुख शिक्षा योजना है, और इसके अलावा एकल महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और जिसमें महिलाओं को घर बनाने के लिए भी 3 लाख मिलेगा, जो एक एकल महिला है या विधवा है। और मैं ये कहती हूँ कि जो अनाथ बच्चे हैं, उन्होंने उन बच्चों को राज्य के बच्चे घोषित किया, कि उनके जो पेरेंट्स है वो स्टेट के बच्चे घोषित किया। और बहुत सारी बच्चों को मैंने देखा कि यात्रा भी, इसके अलावा बच्चे पढ़ भी रहे हैं हायर एजुकेशन में, उसके लिए भी उनको पैसा मिल रहा है, और इसके लिए उनके नाम पे एक एफडी भी बनाई जा रही है, जब वो जवान होंगे तब उसके वक्त उनके वो काम आएगी। बच्चियों के लिए वो, जिसमें बच्चियां, और अब बेटों को भी उसमें शामिल कर दिया है। तो ये इस तरह की जो योजना, इसके अलावा हज़ारों योजनाएँ, हिमेरा का आपने नाम सुना होगा, महिलाओं की लाइवलीहुड के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, दूध पे अच्छा काम कर रहे हैं, खेती के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें सीधे-सीधे महिलाएँ जुड़ी हुई हैं। और इस बार का जो बजट आपने देखा होगा, आप जानते हैं कि केंद्र से हमें कितनी मदद मिली है। और आपदा की जो मैं बात कह रही हूँ, आपदा में मैं भी गई थी, जब ये आपदा आई थी, मैं सराज एरिया भी गई थी। तो पैदल हमने देखा, तो सीएम साहब का दौरा जो वहाँ रहा था, वो बहुत ही सफल दौरा था। उन्होंने हर एक लोगों से अपनी पहुँच बनाई। आपकी इस बात पर मैं भी एक बात कहना चाहूँगी। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, प्राकृतिक आपदा के दौरान हमारी टीम, हिंदुस्तान तहलका की टीम, जब मनाली के आसपास के एरिया में हम कवर कर रहे थे, तब वहाँ हमने रोड साइड कुछ दुकानदारों से बात की, तो उन्होंने बताया कि सब कुछ उजड़ गया था, जो भी उनके पास थी जमा पूंजी थी, सब पानी में बह गई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो हार मान चुके थे, लेकिन वहाँ उस वक्त सीएम आए, मुख्यमंत्री ने हमसे पर्सनली आके बात की, तो हमें ऐसा लगा कि हाँ, कोई है हमसे बात करने वाला, और इतने बड़े पद पर बैठा हुआ राज्य का मुखिया हमसे जब बात कर रहा था, तो थोड़ी तसल्ली हुई। ये एक्सपीरियंस हम खुद भी वहाँ के लोगों से ले ऐसा ही चुके रहा, हैं। मुख्यमंत्री जी कुल्लू में ही बैठे रहे थे, ये 2023 की बात है। हुँ, कुल्लू में ही रहे, वहाँ से हटे भी नहीं है। आप जानते हैं कि चंद्रताल में भी बहुत से पर्यटक फंस गए थे, तो वहाँ पे भी हमारे जो मंत्री हैं, आपने जगत नेगी जी का नाम सुना होगा, और 2 हमारे लोग वहाँ पे गए थे, और संजय अवस्थी जी शायद वो भी गए थे, 2 लोग थे। तो ये लोग, हमने ये सुना कि जो जेसीबी होती है, वो आगे-आगे रास्ता बनाती गई, और हमारे मंत्री ने रात को वहाँ पहुँचे, और रात को 300 लोगों को वहाँ से निकाला है। चंद्रताल काफ़ी दूर है। इस तरह के रेस्क्यू भी किए गए उस दौरान। हर जगह से लोगों को निकाला गया, क्योंकि बहुत ही बुरी स्थिति थी। और साथ में एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि मामूली 30,000 या 1 लाख 1.5 लाख कुछ मिलता था, लेकिन सीएम साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सीधा 7 लाख जो है, वो जिसका भी घर पूरी तरह से नष्ट हुआ, उनको दिया है। हम जानते हैं कि छोटी राशि में घर नहीं बनता, लेकिन 7 लाख इतनी पर्याप्त राशि है कि एक छोटा-सा आशियाना अपने लिए बना सके। संभालने के लिए। और उसके साथ-साथ टीडी उनको दिलवाई गई। उसके साथ-साथ और जो उनको सुविधाएँ हो सकती थी, वो उनको मुहैया करवाई लेकिन गई। चर्चा ये भी रही कि प्राकृतिक आपदा के वक्त केंद्र सरकार से भी लगभग 1500 करोड़ का बजट जो है वो हिमाचल प्रदेश को दिया गया। कुछ भी नहीं आया है। मैं आपको क्लियरली, अभी भी हाल ही में आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है, जिसकी आप अपने तौर पे भी छानबीन कर सकते हैं। उन्होंने
कोई एक रुपया भी 1500 करोड़ की तो बहुत घोषणा उन्होंने ज़रूर करी, लेकिन कोई भी पैसा उन्होंने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है आरजेडी का, तो आपने सुना ही है किस तरह से जो पैसा हमारा रुका है और नहीं दे रहे हैं। अभी भी सीएम साहब कह रहे हैं कि लगभग 50,000 करोड़। तो आप सोचिए हिमाचल में किस स्तर तक विकास हो सकता था, लेकिन उससे भी उन्होंने हिमाचल को महरूम रखा है। और सबसे बड़ी बात है हिमाचल में सिर्फ एक दल के लोग नहीं रहते हैं, सभी दलों के लोग रहते हैं। तो यहाँ ये है कि हमें तो हरास करना है आपको, और हरास करना है उसमें चाहे हम लोग भी हरास हो जाएं, हमारे लोग भी हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसानियत, उससे पहले इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। ये हमने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोर्सेज नहीं है, बिना सोर्सेज के भी हिमाचल में सरकार को चला रहे हैं, लोगों के कामों को कर रहे हैं और लोगों को सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। इस तरह की आपदा आई 2023 में आई, पिछले साल भी आई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हार नहीं मानी, डटे रहे और आज भी वो उन चीज़ों को ठीक करने की दिशा में लगे हुए हैं। आपने काफ़ी योजनाओं का ज़िक्र किया। एक योजना महिलाओं के लिए खासकर जो वादा किया गया था 1500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजने के लिए, उस पर बीजेपी काफ़ी हमलावर रहती है कांग्रेस पर कि वो वादा तो किया था लेकिन हकीकत में ज़मीनी तौर पर हर जगह तक नहीं पहुंच पाया। मैं ये कह रही हूँ, इसमें एक बात कहना चाहती हूँ। आपने सुना होगा कि कभी, मैं वैसे पॉलिटिकल कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने सुना होगा कि 15 लाख दिया जाएगा, ब्लैक मनी वापस लाया जाएगा, हर एक के खाते में 15-15 लाख आएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सवाल करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ऐसा नहीं बोला, लेकिन हमारे पास तो वीडियो अवेलेबल है जहाँ उन्होंने ये कहा था कि सबके खाते में काला धन हम लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। और जब फिर बाद में ये एक वीडियो ऐसा भी जिसमें होम मिनिस्टर साहब हमारे अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये तो चुनावी जुमले हैं। लेकिन मैं यहाँ क्लियर कहना चाहती हूँ कि हिमाचल सरकार में जो भी 1500 की बात की, जो इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना है, उसमें प्रॉपर ये कहा गया कि 1500 दिए जाएंगे। ये कोई जुमला नहीं है। क्यों? क्योंकि दिए जा रहे हैं। आप लाहौल स्पीति की बात कीजिए, आप कुल्लू की बात, आप किन्नौर या दूसरे और जिलों में भी ये दिए जा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि ये पैसा उन महिलाओं को मिलना चाहिए जो डिजर्व करती हैं इसके लिए, जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जिनके पास कोई और सोर्सेज नहीं है, जिनके पास, जो कि किसी पेंशन की भी हकदार नहीं है? क्या उन्हें नहीं मिलना चाहिए? क्या मुझे 1500 मिलना चाहिए? क्या मैं 1500 के लिए डिजर्व करती हूँ? क्या मैं 1500 अगर मैं लेती हूँ या मेरे घर की 2 महिलाएं लेती हैं जो कि इस वक्त इस स्थिति में हैं कि हम हैंड टू माउथ नहीं है, तो क्या मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी महिलाओं का हक मार रही हूँ जो बहुत गरीब हैं? जो विपक्ष है इनको तो मौका चाहिए बोलने का, लेकिन अपनी तरफ ये कभी नहीं देखते कि हमने क्या किया है और हम क्या करते हैं। लेकिन मैं सीधे सीधे ये कहना चाहती हूँ कि ये आज भी दिए जा रहे हैं और कभी कोई वादे से नहीं मुकर रहे। जो भी गारंटियाँ दी गई थी उन सबको पूरा किया जा रहा है, और साथ में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको मिला भी है, और हम ये चाहते हैं कि उन महिलाओं को मिले जो महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। लेकिन उसमें 32 साल से ज़्यादा लगभग हो चुका है आपको कांग्रेस संगठन के साथ काम करते हुए। पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में क्या डिफरेंस आप मानते हैं? देखिए, पहले और अब की कांग्रेस में फ़र्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब कई स्टेट्स में हम ये देखते हैं कि हमारी सरकार 32, 30, 35 सालों से नहीं है। जैसे यूपी की हम बात करें तो वहाँ एक बच्चा जो 1 साल था वो आज 35 साल का हो गया है। तो इसके बावजूद भी कांग्रेस वहाँ जिंदा है, क्योंकि कांग्रेस आज की नहीं है, कांग्रेस का एक इतिहास है, और वो जिसका इतिहास है उसका वर्तमान भी होता है, उसका भविष्य भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका इतिहास तो नहीं है, दादा तो नहीं है, लेकिन सीधा मैं हूँ। कौन है वो लोग? अब इस पे तो आप स्वयं समझ सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ये मुँह से बताएं। आप सुने। आज आप देखते हैं कि किस तरह से जो सत्तासीन सरकार है केंद्र में, किस तरह से इतिहास को अपनी तरफ खींचने की कुछ ज़बरदस्ती को किसी को अपना इतिहास बना रही है, जबकि उनका कोई इतिहास नहीं। तो आज इतिहास को ही बदला जा रहा है। अगर आप दादा को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं तो आपका कोई वजूद नहीं है, जिसका हमारी पार्टी का एक बहुत खूबसूरत इतिहास रहा है। आज़ादी से लेके आज तक लड़ाई लड़ी है,
और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब मैं 4th में पढ़ती थी, मैं दिल्ली गई, तो मेरे बड़े भैया डॉक्टर बरियाम सिंह नेगी, जो जेएनयू में प्रोफेसर थे उस वक्त रशियन लैंग्वेज के, तो वो मुझे त्रिमूर्ति भवन लेके गए। त्रिमूर्ति भवन में मैंने किताबें देखी, तो मैं पढ़ती थी, तो पिता के पत्र पुत्री के नाम। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं, वो 12 साल जेल में रहे हैं, तो वहाँ से उन्होंने अपने बेटे के नाम जो वो चिट्ठियाँ लिखी थी, उसका एक संग्रह है, वो किताब है, वो मुझे दिया। और वो संग्रह जब मैंने पढ़ा, तो वो मुझे मेरे दिल में अंदर तक घुस गया, इतना दिमाग में था कि वो आज तक नहीं निकल पाया। ऐसा रहा है हमारा इतिहास। और आज की कांग्रेस में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमको संगठित होना है। और जो हमारी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी कभी खत्म नहीं हो सकती, लिबरल है, सबको बोलने का अधिकार है। मैं एक शब्द में ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो संविधान है, वो कांग्रेसी है। क्या हिमाचल में कांग्रेस संगठन को और मजबूत करने की ज़रूरत आपको लगती है? मुझे लगता है कि मजबूत कहना एक अलग शब्द होगा, एकत्रित करना एक और शब्द होगा। कि हिमाचल में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस को एकजुट होने की ज़रूरत है, तभी वो मजबूत होगी। और कांग्रेस मजबूत है हिमाचल में। अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती, तो आज हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नहीं होती। बिल्कुल। अगर हिमाचल की मैं बात करूँ, तो महिलाओं के लिए ऐसे कौन से बड़े बदलाव हैं, जो आप अभी करवाना चाहते हैं, जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में है? देखिए, बदलाव मैं ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि सरकार पहले ही महिलाओं के लिए बहुत संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बहुत ही संवेदनशील है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन पर देखें, महिलाओं के लिए बहुत ही उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा। योजनाएं उनकी जो महिलाओं के लिए हैं, वो मैक्सिमम महिलाओं के लिए निकाली हैं। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक दिशा में सुदृढ़ करने की दिशा में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और मेरा थोड़ा-सा ये है कि मैं आज महिला आयोग में हूँ, तो महिला आयोग, और हमने अभी एक वर्कशॉप की है, जिसमें हमने बहुत से अलग-अलग जगह से बुद्धिजीवियों को बुलाया था। उसमें 96 में हमारा ये महिला आयोग का जो एक्ट अधिनियम बना था, उसके बाद से इसमें कभी कोई काम नहीं किया गया। तो उसमें अब अमेंडमेंट अभी मैं अमेंडमेंट के लिए हम लोगों ने हमने रिकमेंडेशन भी सरकार के लिए निकाली हैं। और कुछ हमारा जो अधिनियम है, इसमें हम पंचायती राज को भी हमने जोड़ा, स्टेट लॉ, यही 2 हैं हमारे पास। इसमें भी कि महिलाओं के संदर्भ में इसमें और क्या बेहतरी होनी चाहिए, कैसे इसको और अमेंड करके एम्पावर्ड करना चाहिए, जिससे कि हम महिलाओं के हित में और अच्छे से एक्शन ले सकें, काम कर सकें। क्योंकि हम फील करते हैं कि मैंने फील्ड पे भी देखा, ऐसे तो हम कर लेते हैं, लेकिन मैंने फील करके देखा कि समनिंग की पावर तो हमको है, लेकिन कई जगह हम महिलाओं को उनका हक दिलाने में या थोड़ा सा मदद करने में हम लाचार फील करते हैं। तो उसी दिशा में हम अभी जो ये 2 दिवसीय वर्कशॉप थी, जिसमें एक दिन पूरा पंचायती राज एक्ट के लिए था, और एक दिन पूरा हमने जो वुमेन कमीशन एक्ट है 1996, उस पे हमने लगाया। और जिसमें हमने ये भी समझा कि हमें इस पे क्या रूल्स और बायलॉज बनाए जाने चाहिए, क्योंकि अभी तक नहीं हैं, तो किस तरह से। और मेरा एक ये भी है कि इसमें अगर हम पॉजिटिव वे में कुछ अमेंडमेंट करवा पाएँ, तो शायद आज मैं हूँ, कल मैं नहीं हूँ, लेकिन ये एक ऐसा काम होगा आने वाले समय में हर एक के लिए महिलाओं की मदद करने में सक्षम साबित हो। तो ये भी काम मैं करके जाना चाहती हूँ। दूसरा, हमारा सेक्शन 8 है, जिसमें ये प्रावधान है कि चेयरपर्सन चाहे तो वो जो मेंबर्स हैं हमारे आयोग में, वो भी कोर्ट की प्रक्रिया को कर सकते हैं। मैं अगर चाहती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं पावर ऑफ डेवोल्यूशन चाहती हूँ, मैं लोग तैयार करना चाहती हूँ जो समाज, क्योंकि हम अकेले काफ़ी नहीं है, इसीलिए हमको नीति बदलाव तक जाने की ज़रूरत होती है। तो उसी दिशा में हम आने वाले समय में ये भी करेंगे कि एक तो हमने शुरू कर दिया कि हर जिला में अप्रोच हो, हमारे तक जो लोगों की अप्रोच जो है वो आसान हो, तो हर जिला के लेवल पे भी हम कोर्ट लगा रहे हैं। और साथ में महिलाओं के लिए और आसान हो, और हम बहुत से जितने भी पेंडेंसी हमारे पास बहुत ज़्यादा थी, जिसको हम काफ़ी नीचे लेके आ गए हैं, तो उसमें हमारे मेंबर्स भी अगर जिला स्तर पर कोर्ट लगाते हैं,
तो उसके लिए भी उस दिशा में भी अभी हम कुछ नियम बनाने जा रहे हैं ताकि जो मेंबर हैं वो भी इंडिपेंडेंटली कोर्ट लगाएं, क्योंकि वो सक्षम हैं और हमें उसके लिए और क्या काम करना पड़ेगा वो भी हम करेंगे। इससे क्या होगा कि मैं थोड़ा सा फ्री होके एक जो दूसरी दिशा में मुझे काम करने हैं, उनको भी कराएंगे। हिमाचल, आपने एक बयान दिया कि आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और आपके इस बयान को कोट करके सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से ये सवाल पूछा गया मीडिया द्वारा कि आपकी महिला आयोग की अध्यक्ष खुद बोल रही हैं कि महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। क्या मामला रहा हुआ है? देखिए वो एक मामला था बीच में, एक बेटी को हमीरपुर का एक सरकाघाट का एक सरकाघाट का एक मामला था जिसमें एक बेटी को दरार से काटा गया था, जिसमें जो एक नशेड़ी था, बहुत टाइम से एडिक्ट था वो। तो इस दिशा में मेरा कहने का मतलब ये हिमाचल लिया उसको लेके, लेकिन जिसने सवाल किया है उसने ऐसा सवाल किया है कि हिमाचल में, मैंने ये कहा कि हिमाचल में, जबकि बात ये है कि मैंने पूरे देश की बात की थी कि आज भी देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं सरकार इतने प्रयास कर रही है, इतने सारी योजनाएं ला रही है, इतने सारे कानून ला रही है। आप जानते हैं कि कितने बड़े बड़े कानून जो वो लाए गए, इन कानूनों के होने के बावजूद भी बेटियां मारी जाती हैं, कहीं जलाई जाती हैं, कहीं बेटियां फंदे पे लटक जाती हैं। ऐसा क्यों है? ये डर क्यों खत्म नहीं हो रहा? मेरे कहने का अर्थ ये था, ये नहीं था मेरे कहने का मतलब कि हिमाचल में तो फिर भी बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन मैं, आप और हम ये जानते हैं कि हर एक इंसान के पीछे पुलिस नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार हमारा परिवेश भी है, हमारा सोसाइटी, हमारा समाज है। तो समाज में किस तरह की अवेयरनेस के प्रोग्राम हमको करने चाहिए, कार्यक्रम करने चाहिए, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री पहले से ही काम कर रहे हैं। तो हमें सोसाइटी में आयोग के स्तर पर कैसे कैसे अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए, कहाँ पर लगाने चाहिए, किस तरह से स्कूल्स में बेटियों के साथ होने चाहिए, कॉलेजेस में, जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ जाके हमें जेंडर इक्विटी पे बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। तो मेरा मतलब वो था कि इतने कानून बनने के बावजूद भी, इतनी सख्ती होने के बावजूद भी अपराध नहीं रुकते हैं। तो ये एक सामाजिक कुरीति है, सामाजिक बीमारी है, जो इस तरह के बीमार लोग आज भी समाज में हैं। ये उस संदर्भ में था। आपने कंगना रनौत के 1947 की आज़ादी भीख थी, उस वाले बयान को लेकर आपने एफआईआर की मांग की थी। एफआईआर हुई? हमने तो नहीं की, लेकिन ये एक बहुत ही हास्यास्पद बयान था कि हम जानते हैं कंगना के दादा भी कांग्रेस के विधायक रहे हैं। उन्होंने अपनी ही पूर्वज की बेइज्जती करवा दी उसमें। वो एक स्वतंत्रता के दौरान वो शामिल रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उनके दादाजी ने कुछ नहीं किया, हो तो आज़ादी नहीं हुए, वो झूठे थे। उन्होंने अपने ही दादा को झूठा साबित कर दिया कि 1947 में जो वो आज़ादी भीख में मिली। हमने सुना वो कहीं कह रही थी कि 2014 में हमें आज़ादी मिली है। तो ये तो पता नहीं उन्होंने किस तरह से ये बयान दिया था कि 2014 में आज़ादी मिली है। तो ये मैं उनके लिए तो मैं ऐसा कोई शब्द कहना ही नहीं चाहती। मुझे नहीं लगता कि उनके लिए हमें कोई बात कहनी भी चाहिए, क्योंकि मैं उन्हें अपने जवाब के लायक नहीं समझती। बीजेपी नेता डॉक्टर राजीव बिंदल के कथित विवादित बयान, महिलाओं को मरने दो, इस पर आपने काफ़ी चर्चा की और इस पर आपने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया उस टाइम भी दी। हाँ, वो ये एक रैली उन्होंने निकाली थी, महिलाओं के सम्मान के लिए ही वो बात कर रहे थे और उनके सम्मान के लिए, क्योंकि जो केंद्र में जो उनका ये प्रस्ताव बिल गिरा था कि डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, डिलिमिटेशन पे वो बिल लाने जा रहे थे, तो उस पे वो बात हुई थी। तो उन्होंने इस बात को दूसरी दिशा में घुमाने के लिए, मुझे लगता है शायद शिमला में महिलाओं को बुलाया था, बहुत सारी महिलाओं की, भाई हम ये आरक्षण के विरुद्ध है, कांग्रेस नहीं चाहती कि महिलाओं को आरक्षण मिले। तो वो मामला ये था कि एक टोकरी है, टोकरी में 543 सेब हैं, और हाँ, हमें कहा जा रहा है कि आपको 33% जो इससे दिया जाएगा, 33% जो सेब है वो आपको दिए जाएंगे, लेकिन हम ये अभी नहीं देंगे आपको, जब ये 850 हो जाएंगे तब देंगे। ये मामला था। हम ये कह रहे हैं कि अभी दो, इसी में दो जो है।
बाकी जब जनगणना होगी उसके बाद आप देखिए, क्योंकि नहीं तो बहुत से लोगों की भागीदारी इसमें खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने इस संदर्भ में महिलाओं को इकट्ठे किया था, और वो महिलाएं बेचारी, मुझे लगता है कि वो अपने लिए नहीं आई थी, वो उनके कहने से आई थी, और धूप में चल रही हैं, नारे लगा रही हैं, और उनका मान रख रही हैं। और बिंदल जी कह रहे हैं कि मरने दो सालियों को। तो कैसा सम्मान है महिलाओं का, किस तरह का उनका सम्मान है। मैं जानती हूँ कि उनके घर में ही एक मामला, उनके जो बड़े भाई हैं राम कुमार बिंदल जी भी के ऐसे मामले में फंसे हैं जिसमें एक लड़की के साथ उन्होंने दुराचार किया है, और उसमें शायद रिपोर्ट भी आ गई जिसमें उनका सलाइवा मैच हुआ है। जहाँ ऐसा कुछ होता है, मुझे लगता है कि शायद ये सोच ही कुछ ऐसी है, इसीलिए उन्होंने उन महिलाओं के लिए जो कि उनके सम्मान के लिए आई थी वहां पे, और वो कह रहे हैं कि मरने दो सालियों को, उनके साथ हूँ। हिमाचल महिला आयोग यदि कोई कार्रवाई करता है तो बंद कमरे में, क्या जी, प्राइवेसी मैं हमारे यहाँ हम कोर्ट लगते हैं, काउंसलिंग होती है, तो हम सबके फ़ोन को बाहर रखवाते हैं। हम बिल्कुल भी, इवन अखबार के लिए भी हमें फ़ोटो देना तो हम बैक से फ़ोटो लेते हैं, किसी का चेहरा हम नहीं दिखाते हैं। अंदर क्या बातचीत होती है, क्या काउंसलिंग हुई है, किस तरह की बात हुई है, क्योंकि और भी तरह के लोग होते हैं, तो हम उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, और ना ही इसको कभी सार्वजनिक करते हैं, क्योंकि उनका भी प्राइवेसी का अपना अधिकार है। जी, एक सिर्फ आम महिलाओं के साथ नहीं बल्कि महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी के एक सोशल मीडिया पोस्ट, आपने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें डेलीगेशन की एक वीडियो थी, उस पर भी एक व्यक्ति ने, एक सोशल मीडिया यूजर ने एक टिप्पणी की है, आरोप लगाया कि हमने सरकारी खर्चे से महिला आयोग की अध्यक्ष को विदेश भेजा, और तो गाड़ियां बंगलों का उन्होंने जिक्र किया है उसमें। हाँ, मैं वो इंसान जो था वो काफ़ी टाइम से मेरे पोस्ट पे समय-समय पे भी पो करता, तो मुझे लगा कि ये विपक्ष से है तो थोड़ा तकलीफ़ होती होगी मेरे कामों से, क्योंकि वो कुछ ऐसे अंधे लोग हैं जिन्हें अच्छे और बुरे में फ़र्क नज़र ही नहीं आता, वो सिर्फ़ अंध हैं। नहीं, उनकी बायो में लिखा है कि बीजेपी, आपने कहा बायो विपक्ष में पे। लिखा नहीं, लेकिन मैंने उसके हाव-भाव, उसके पोस्ट जब मैंने पूरा खंगाला उसको, तो मुझे समझ में आ गया कि ये कौन है, किस विचारधारा से इन्फ्लुएंसिव है। तो मैं सीधा बीजेपी बीजेपी तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि वो इन्फ्लुएंसिव था, है मतलब। तो उसने बहुत ही बड़ी बार, बहुत चलो मुद्दे पे बहस है, वो अपनी बात रख रहा है, मैं अपनी रख रही हूँ, कोई बात नहीं, हमने जाने लिया। पिछले कल एक वीडियो मैंने देखा, किसी महिला ने डाला था कि कोई डेलीगेशन बाहर गया है और आज हमें कहा जा रहा है देश के लेवल पे कि जी खर्चे कम करो, पेट्रोल कम खर्चो, सोना मत खरीदो, घूमने फिरने मत जाओ, ऐसी चीज़ें मत करो जिससे कि हमारा डॉलर खर्च होता है, ये सब। तो उस महिला ने ऐसा कहा कि अब इतने सारे लोग और इतने गए हैं और इस पे सरकारी इतना खर्चा हो रहा है, मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं मालूम है, मैंने सिर्फ देखा। मैंने उसको शेयर किया और उस पे मैंने लिखा कि इस पर विचार होना चाहिए। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन मैंने सिर्फ ये लिखा कि इस पे विचार होना चाहिए, मतलब इसकी सच्चाई को जानना चाहिए, क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो वो उस पे भी वो महाशय आ गए कि हम अपनी महिला आयोग की अध्यक्षा को 5 लाख दे रहे हैं हर महीने, कि 5 लाख हर महीना देते हैं हम। तो और साथ में ये लिखा कि विदेशों में भेजा है हमने घूमने के लिए, और आगे भी हम भेजेंगे। अब ये बात थोड़ा मुझे नागवार गुजरी, तो मैंने ये कहा है कि भाई अगर तुम सच में किसी बाप की औलाद हो तो आरटीआई लगा लो और देख लो कि हम क्या सुविधाएं लेते हैं और हमें क्या सुविधाएं मिलती हैं, हमारे पास क्या जिम्मेदारी है। तो ये मैंने उसको लिखा, बोला उस पे। और साथ में मैं आपको ये बता दूं, मैं चाइना गई हूँ, मैं बर्लिन गई हूँ, चाइना मेरी बेटी होती थी, वहाँ मैं गई हूँ। और बर्लिन में गई हूँ, जो हमारे फ्रूट प्रोड्यूसर कंपनी है एक, उसके माध्यम से एक संस्था ने हमें वहाँ बुलाया था जिसमें कोई सरकारी खर्चा नहीं था। चाइना में अपने खर्चे पे गई थी क्योंकि मेरी बेटी वहाँ थी, तो उसका वो डिग्री कॉन्वोकेशन थी, उसके लिए हम गए थे। तो मैंने घूमा, वो हमारा अपना खर्चा था, हमने कोई सरकारी खर्चा प्रयोग नहीं किया था। तो ये शायद उस भाई साहब को मालूम नहीं है, तो बिना मुझे जाने उन्होंने ये बोल दिया कि हम तो अभी गुहार लगा रहे हैं, हमारे मेंबर्स हैं, मैं भी, कि थोड़ा सा हमारे ऑनरेरियम में बढ़ोतरी की जाए क्योंकि बहुत कम है। और माननीय मुख्यमंत्री, हमने कभी हमें
ऐसा फील नहीं होने दिया है कि हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन हमें मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमें ये ज़िम्मेदारी दी कि हम ये ना देखें कि हमें सुविधाएँ नहीं मिल रही तो हम अपना काम छोड़ दें। नहीं, जी। हम हर हाल में अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभा रहे हैं क्योंकि हमें ये ज़िम्मेदारी विश्वास करके सौंपी गई है। तो तो हम सोशल मीडिया पर आपकी कमेंट में जो उस सोशल मीडिया यूज़र ने आप पर आरोप लगाए कि आपको महँगी गाड़ी दी गई है, बंगला दिया गया है, विदेश यात्रा कराई गई है। हालाँकि आपने उसका जवाब तो अभी आज के इस पॉडकास्ट में दे दिया है, लेकिन अब उस पर क्या मैं कोई कार्रवाई? उसके खिलाफ मैं मामला दर्ज करवाने जा रही हूँ क्योंकि बहुत सी महिलाओं के कमेंट्स भी है कि ये आदमी हमें भी बहुत तरह के कमेंट करता है। किसी को कहता है कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी की है या कुछ और, बहुत सारे कुछ लोगों ने हुँ, ब्लॉक भी मारा उसको, पर मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया। क्यों ब्लॉक हाँ, नहीं किया? मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती हूँ। हुँ, मुझे पता है कि ब्लॉक करना हल नहीं है, हुँ, उसका सामना करना हल हुँ, है। अब अगर मैं उसके खिलाफ एक्शन लेती हूँ, शायद और भी ऐसे जो शरारती तत्व हैं, हुँ, वो किसी महिला को इस तरह से फिर से टीज़ नहीं कर हुँ, पाएँगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन तो बनता ही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसके खिलाफ एक्शन होना बहुत ज़रूरी है और जो मैं करूँगी, और अन्य महिलाओं ने भी उसकी शिकायत की है कि ये कुछ ऐसा ही फ्रॉड सा आदमी है। तो हम उसकी जानकारी निकाल रहे हैं, देखते हैं कि कौन है। और इसके अलावा और भी हमारे पास जो सोशल मीडिया के तहत हरासमेंट हो रही है या कोई हुँ, भी कुछ कहता है तो उसके खिलाफ भी हम सीधे ही डायरेक्ट साइबर सेल जो है उसको भेज हुँ। देते हैं और जिस पे वो आगे पुलिस द्वारा कार्रवाई होती है। यानी कि अगर महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न का कोई भी मामला आपके समक्ष आता है, तो आप महिला आयोग से बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके खिलाफ उसी वक़्त कार्रवाई होगी। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहती हूँ, मैं महिलाओं और लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि आप किसी से भी वीडियो कॉल में कोई भी बात ना करें, किसी पे भरोसा ना करें। हुँ, और मैंने बहुत से मामले ऐसे देखे हैं कि वो उनके वीडियो कॉल करते हैं तो उनके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उसी रिकॉर्डिंग से फिर उन महिलाओं को, क्योंकि महिला इमोशनल होती है, एक तरह से इमोशनल फूल है, बहुत सीधी होती है, वो बातों में आ जाती है। तो इस तरह से उनको उल्लू बनाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें और इस तरह की कोई भी प्रति किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो जिससे कि आपको फिर फ्यूचर में वो जो शरारती तत्व हैं वो परेशान कर सके। तो ऐसे किसी भी उसमें अपने आप को बचाने की पहल करें, अपने आप को दूर रखें ऐसे लोगों से। और साथ ही साथ में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो डरें ना, घबराएं ना और कुछ भी ऐसी गतिविधि ना करें कि आप, कई लड़कियां देखा जो अपनी जान खत्म कर देती हैं। तो ऐसी दिशा में बिल्कुल नहीं जाएं। आप लोगों को जीने का पूरा अधिकार है, सबको इस समाज में जी बुरा किया है वो उसने किया है जो कर रहा है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। सीधे आके आप हमसे मिलें, हमसे शिकायत करें। आपको लगता है कि आप घर में भी नहीं बता पा रहे हो, आप हमें बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल, लेकिन किसी भी स्थिति में खुद को हानि ना हाँ, पहुँचाएँ। खुद को कोई भी बिल्कुल, हानि बहुत ना बड़ी बात पहुंचाए। कही आपने कि गलत उसने किया है, तो डरे आप क्यों? आप क्यों? एग्जैक्टली। एक सवाल मेरा है, हिमाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट को लेकर, चंद्रा से ब्यास को लिंक करने का जो प्रोजेक्ट है, केंद्र ने भी इसे मंजूरी दे दी है। देखिए ये तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही भयंकर परिस्थिति पैदा की जा रही है हमारे लिए। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये परियोजना क्यों लाई जा रही है। हमारा ये सिर्फ मेरे क्षेत्र की बात नहीं है कि हम रोहतांग से लगते हैं। ये ब्यास बेसिन पे जितने भी, कुल्लू की बात है, मंडी की बात है, कांगड़ा की बात है, हमीरपुर, जितने भी जिले इससे साथ लगते हैं उन सबको इससे हानि होने वाली है। हमारे यहाँ तो हम पहले ही जो ये ब्यास नदी का पानी जब उफान पे होता उसको हम नहीं संभाल पाते हैं। अगर ये योजना इस तरह से की जाती है ये बहुत ही खतरनाक है, जिसका हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं। और मुझे लगता है कि पूरी जनता विरोध करेगी क्योंकि ये हमारे पता नहीं कितनी आबादी को घरों से उजाड़ देगी, हमारी ज़मीनों को ले लेगी और ये बहुत ही प्रकृति के विरुद्ध योजना है, ये नहीं होना चाहिए। और बायोडाइवर्सिटी के भी विरुद्ध है। बायोडाइवर्सिटी की बात तो हम बाद में करते हैं, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध चलकर अगर आप एक नदी की धारा की दिशा को मोड़ने जा रहे हैं और जिसमें आप एक दूसरे क्षेत्र को बर्बाद करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही पर्यावरण के विरुद्ध है और मुझे लगता है मानवता के विरुद्ध है। तो क्या कांग्रेस इसे किसी भी हाल में रोकने का काम करेगी? अभी हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से भी हमने हिमाचल सरकार से भी हमने गुहार लगाई है कि इस योजना पर
रोक लगाई जाए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। जी। तो बहुत सारी बातें की आज हमने, राजनीति को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज के इस पॉडकास्ट में हमने बात की है। कैसा लगा मैम आपको ये पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा, बल्कि हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, मुझे अभी भी लग रहा कि बहुत सारी बातें हैं जो रह जाती है। और मुझे ये भी करनी चाहिए थी, मुझे ये भी बोलना चाहिए था, रह गया है, कोई बात नहीं, जो भी हुआ नेक्स्ट है पॉडकास्ट में बात करेंगे। ज़रूर। बहुत लेकिन अच्छा लगा, थैंक यू मैम, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही चाहेंगे कि आगे भी इसी तरीके से आप बेबाक होकर महिला सशक्तिकरण के मुद्दों को और हिमाचल की बेटियों के हक के लिए आवाज़ बनते रहें। और इस पॉडकास्ट में हमने कई सारे मुद्दों पर बात की, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो विद्या नेगी जी ने हिमाचल की हर बेटियों के लिए कही कि किसी भी हाल में डरिए मत, महिला आयोग हिमाचल की हर बेटी की, हर महिला के साथ है। फिलहाल आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस पॉडकास्ट का सबसे बेस्ट एपिसोड आपको कौन सा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज के हमारे इस एपिसोड के बाद नेक्स्ट एपिसोड में आप हमारे गेस्ट किसे देखना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।